अगर मैं आपसे कहूं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर आपको टीम इंडिया के अंदर ये बड़े बदलाव दिखाई दें तो चौंकिएगा मत, और अगर वेस्ट इंडीज के अंदर अगर आपको ये बड़े बदलाव दिखाई दे तब भी मत चौंकिएगा। अरे क्योंकि ये मुकाबला आर या तो पार वाला होगा, और उसी के साथ साथ जो जीता वो पार, जो हारा वो इधर ही रह जाएगा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए, जो युद्ध होता है उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा वो योद्धा डिसाइड करते हैं कि कैसे योद्धा हैं। आइए देखते हैं कि आज टीम इंडिया के अंदर कैसे योद्धा हैं और वेस्ट इंडीज के अंदर कौन योद्धा हैं। जो ज्यादा मजबूत पड़ेगा जंग उसी के ही खेमे में जाकर गिरेगी। यहां पर यार अगर देखोगे तो भारत और वेस्ट इंडीज का मुकाबला होने वाला है, और ये मुकाबला कभी और नहीं बल्कि 1 मार्च को होगा। 1 मार्च को कहीं और नहीं बल्कि भारत के अंदर ईडन गार्डन कोलकाता के अंदर खेला जाएगा। वह शाम 7 बजे से चालू होगा, और T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसके सेमीफाइनल के लिए अभी तक 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, आपकी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। लेकिन अभी 4 टीमें बाकी हैं जो टुकुर टुकुर देख रही हैं कि हम भी सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई हो सकते हैं क्या। वो 4 टीमें जैसे भारत और आपकी है वेस्ट इंडीज, और इधर पाकिस्तान, और दूसरे ग्रुप के अंदर आपकी न्यूजीलैंड है। लेकिन 2 ही टीमें कोई क्वालिफाई करेंगी। इन 2 में से कोई एक क्वालिफाई करेगा, इन 2 में से कोई एक क्वालिफाई करेगा। इधर से भारत करेगा या वेस्ट इंडीज, वो डिसाइड करेगा कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, क्योंकि जो जीता वो सेमीफाइनल के लिए अंदर चला जाएगा, जो हारा वो बाहर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या बदलाव नहीं हो सकते, और फिर वेस्ट इंडीज को भी देखेंगे कि आखिरकार क्या उसकी प्लेइंग 11 भारत से बेटर है कि कमजोर है। यहां पर देखोगे तो अभिषेक शर्मा अभी तक खराब परफॉर्मेंस से गुजर रहे थे। किसी मुकाबले के अंदर 0, तो उसके अगले मुकाबले में भी 0, तो उसके अगले मुकाबले में भी 0 मारकर आए थे। लेकिन इस बार ठोक दिए केवल 30-35 गेंद के अंदर 55 रन, जो दर्शाता है कि आपके अब अभिषेक शर्मा की जो लय थी वो वापस आना चालू हो चुकी है। फिर संजू सैमसन को इस बार वापस से मौका दिए जाने की बातें की जा रही है, क्योंकि संजू सैमसन एज अ विकेट कीपर होकर, बैट्समैन होकर थोड़ा ठीक ठाक खेले थे। फिर ईशान किशन भैया, इनको कौन ही भूल सकता है। अगर इस छोटे पैकेट बड़े धमाके को भूल जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि अब टीम इंडिया अगर इसके बिना खेलेगी तो जीत पाएगी। देखो, मैं आपको एक चीज अभी बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जिसे लेकर अगर आप समझ गए तो आप खुद डिसाइड कर दोगे कि भैया कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप खुद बताओगे अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा, बस अंत तक रुके तो रहिए। यहां पर फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं। अरे भैया SKY सूर्य कुमार यादव, जिससे पहले 360 के नाम से जाना जाता था, भुला गए क्या? धीरे धीरे बोल रहा है वापस आ रही है। कप्तान साहब हैं आपके, ये 4 पक्का रहेंगे। फिर उसके बाद तिलक वर्मा आएंगे। अब तिलक वर्मा कहा जा रहा है क्या पता 5वें पर ही उतारा जाए, क्योंकि वहां पर ये जब 16 पर 44 मार सकते हैं तो इसका मतलब 17 पर 50 भी मार सकते हैं। हर 2 भाई यार तिलक वर्मा के बादे उतरेंगे। फिर इधर आएंगे आपके अक्षय पटेल एज अ वाइस कैप्टन के तौर पर, तो इन्हें खिलाया जरूर जाएगा। इधर आपके शिवम दुबे। अब शिवम दुबे को इसलिए लिया जाएगा, बॉलिंग भले पिछले वाले मुकाबले के अंदर काफी खराब किए थे, लेकिन भाई साहब अगर विस्फोटक पारी की बात आ गई कि अब चाहिए 18 गेंद के अंदर 50 रन, तो शिवम दुबे पूरा कर सकते हैं। अब अगर अपने ताकत का सदुपयोग कर लिए तो वहां पर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो भैया इनको कौन ही भूल सकता है। अर्शदीप की बात करें तो इनको कौन ही भूल सकता है। इधर बात करें अगर आपके वरुण चक्रवर्ती, तो एज अ स्पिनर बॉलर के रूप में रहेंगे। तो ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है। अब अगर देखें आपके कौन सी प्लेइंग 11 रखी गई है वेस्ट इंडीज की, तो वेस्ट इंडीज के अंदर देखोगे तो ब्रेंडन किंग आएंगे पहले, और साई होप आएंगे। ये 2 के दोनों जो है ओपनर बल्लेबाज होंगे आपको। फिर उसके बाद तीसरे चौथे नंबर पर आपको सिमरन हेटमायर दिख सकते हैं और रोमन पॉवेल दिख सकते हैं। तो ये देख लो, ये ऐसे मतलब बल्लेबाज है ना कि अगर इन्होंने अपने ताकत का सदुपयोग कर लिया तब जानिए फिर टीम इंडिया को मतलब रन बिखरवाने में और ये रन बनाने में इनको कोई रोक नहीं सकता। फिर अगर इधर देखोगे तो सेफरन रदरफोर्ड आएंगे, फिर रोमारियो सेफर्ड और आपके जेसन होल्डर और मैथ्यू फोल्ड आएंगे। तो ये टोटल 8 नंबर तक हैं। ये 8 नंबर तक आपको यहाँ से बॉलिंग भी दिखेगी, बैटिंग भी दिखेगी, और अच्छी खासी बैटिंग दिखेगी। और ये ऐसे दानव हैं कि भाई साहब अगर इन लोग को जरूरत पड़ गई तो अच्छा खासा ठोक भी सकते हैं। और फिर उसके बाद अकील हुसैन आएंगे, ये भी थोड़ी थाड़ी बैटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9वें नंबर तक वेस्ट इंडीज के अंदर आपको बैटिंग देखने को मिलेगी, 9th नंबर तक, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब आपकी वेस्ट इंडीज अगर रन बनाने पर उतर आई और लय इनकी चल गई तब इनको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ।
फिर अगर आप देखोगे तो इधर गुडाकेश मोती आते हैं और एट द एंड कोई और नहीं बल्कि समर जोसेफ आते हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये प्लेइंग 11 के साथ अगर आपकी वेस्ट इंडीज की टीम उतरेगी तो क्या टीम इंडिया से जीत सकती है कि नहीं। देखो मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। टीम इंडिया की ना जो बैटिंग है वो भी मजबूत है और टीम इंडिया की जो बॉलिंग है वो भी मजबूत है। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज की देखी जाए, ये तो इंडिया की हो गई, जो वेस्ट इंडीज है ना उसकी केवल बैटिंग मजबूत है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अगर आपकी वेस्ट इंडीज कितना भी रन मार ले उसे इंडिया आराम से चेस कर सकती है। अरे अब ऐसा भी नहीं कहीं 250 मार दे, अगर इतना पिटवा देगी तो भाई साहब बॉलर किए क्या। हार्दिक पांडे इसका मतलब अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए होंगे, अक्षर पटेल भी नहीं कर पाए होंगे, इधर जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती भी नहीं कर पाए होंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि टीम इंडिया की अगर बॉलर कैसे भी करके अपना पल्ला भारी रख पाए तो रन नहीं बनेंगे, और अगर रन नहीं बनेंगे तो टीम इंडिया फिर 8 नंबर तक बैटिंग रखकर आराम से चेस कर सकती है, क्योंकि उसमें खतरनाक बॉलर नहीं है। हाँ बॉलर हैं, लेकिन अब कहिए कि यार जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह उनको पा जाए तो इतने भी नहीं है खतरनाक कि इन लोग को पा जाए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर टीम इंडिया अपनी बॉलिंग अच्छी रख ली तो आराम से चेस कर सकती है, क्योंकि इसमें बॉलर खतरनाक नहीं और इंडिया में बैट्समैन अच्छे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया कर पाएगी कि नहीं, बताएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।